हे एवरीवन, आप देख रहे हैं गुरुकुल लर्निंग। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शेड्यूल 2 के बारे में, विच इज अंडर जीएसटी। ये हमारी पार्ट 4 वीडियो है। इसके पहले मैं पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, जिसके अंदर हमने शेड्यूल 1 को स्टडी करा है एंड टैक्सेबल इवेंट, स्कोप ऑफ सप्लाई अंडर जीएसटी एंड कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस विच इज एक्सप्लेन्ड इन जीएसटी लॉ, अंडर जीएसटी लॉ, वो सब हम देख चुके हैं। तो ये हमारा शेड्यूल 2 के लिए ये वीडियो है एंड इसके अंदर हम सप्लाई का जो गुड्स, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सप्लाई ऑफ सर्विसेज का क्लासिफिकेशन देखेंगे। एंड बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो कुछ भी पूरा वीडियो ज़रूर देखिए, बिना कुछ स्किप करे, क्योंकि हर एक मिनट में इसमें कुछ अलग ही ट्विस्ट आता रहता है। कंसेप्ट बहुत ईजी है बट उसमें कुछ ट्रिकी आ जाता है बीच में एंड थोड़ा सा कुछ ट्विस्ट आ जाता है। सो कुछ भी मिस ना करते हुए पूरा जरूर देखिए। एंड अगर आपने लास्ट की सारी वीडियोस मेरी नहीं देखी है, आई मीन पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 वीडियो, तो वो जाकर आप, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। बिकॉज ऑफ कंसेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है और आगे का कंसेप्ट जानने के लिए तो पीछे का मालूम रहेगा, जब भी हम आगे का अच्छी तरह से सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। फिर देखिए शेड्यूल 2 का कंसेप्ट आखिर इंट्रोड्यूस क्यों किया गया। देखिए, जब जीएसटी आया था लॉ, ठीक है, जीएसटी आया था, देन जो कंफ्यूजिंग हो गया था। क्या कंफ्यूजिंग हो गया था कि सप्लाई ऑफ गुड्स कहाँ पे हो रहा है और सप्लाई ऑफ सर्विसेज कहाँ पे हो रहा है, ये जो आइडेंटिफाई करना कंफ्यूजिंग हो गया था। इसके लिए जो है शेड्यूल 2 का कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया है। इसके अंदर हम वही देखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सप्लाई ऑफ सर्विसेज, ये दोनों का क्लासिफिकेशन देखेंगे। बहुत सारी एक्टिविटीज है जो हम, बहुत सारे केसेस देखने वाले हैं, उसके अंदर बहुत सारी कैटेगरीज, जिसके अंदर हम देखेंगे कि कौन सा कैटेगरी का सप्लाई ऑफ गुड्स कब होता है एंड सप्लाई ऑफ सर्विसेज कब होता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए यहाँ पे सम केसेस है, तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। फर्स्ट है हमारा ट्रांसफर। ओके, क्या है ट्रांसफर? उसके अंदर देखिए 3 प्रोविजंस है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, 3 प्रोविजंस है। अब तीनों प्रोविजन को हम देखेंगे। फर्स्ट है ट्रांसफर ऑफ द टाइटल ऑफ गुड्स। टाइटल ऑफ गुड्स यानी कि ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप ऑफ गुड्स। ओके, टाइटल यानी ऑनरशिप। तो यहाँ पे बोला है कि ट्रांसफर ऑफ द टाइटल ऑफ गुड्स, यानी जो ऑनरशिप है गुड्स की वो ट्रांसफर हो रही है। अब वो कब होगी? जब आप कुछ सेल करते हैं, ठीक है, आप सेल कर रहे हैं कुछ, तो उसकी जो ओनरशिप है, आपने कंसिडरेशन के तौर पे उससे मनी लिया या कुछ भी लिया, कंसिडरेशन लिया, तो आपने कंसिडरेशन तो लिया एंड आप सेल कर रहे हैं, तो जो गुड्स चला जाएगा आपके पास से, तो उसकी जो ओनरशिप है वो जो खरीदेगा उसकी हो जाएगी, वो हो जाएगा ऑनर ना वो गुड्स का। तो इसके लिए यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ दी टाइटल ऑफ गुड्स, मतलब जो ऑनरशिप है गुड्स का वो ट्रांसफर हो जा रहा है। तो इस ऐसी एक्टिविटी को हम सप्लाई अंडर गुड्स के अंडर ट्रीट करते हैं। ओके, ये सप्लाई ऑफ गुड्स के अंडर में आता है। ट्रांसफर ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स ये सप्लाई ऑफ गुड्स के अंडर आता है। सेकंड हमारा देखिए क्या है प्रोविजन, ट्रांसफर ऑफ राइट और शेयर इन गुड्स विदाउट ट्रांसफरिंग द टाइटल। देखिए फर्स्ट वाले में टाइटल ट्रांसफर हुआ था, मतलब ओनरशिप ट्रांसफर हो गई थी, बट इसमें जो है विदाउट ट्रांसफरिंग टाइटल, टाइटल ट्रांसफर नहीं हुआ है, मतलब कि राइट टू यूज द प्रोडक्ट, राइट टू यूज द गुड्स ये हुआ है, ठीक है। देखिए मान लीजिए आपने कोई प्रोडक्ट अगर मान लीजिए आपके पास मोटरसाइकिल है एंड आपने वो रेंटल बेसिस पे दे रखा है एंड आपने बोला तुझे इसे यूज कर सकता है, लेकिन तुझे उसके लिए कुछ कंसिडरेशन देना पड़ेगा मुझे। ओके, देन आप कंसिडरेशन ले रहे हैं, लेकिन आपको जो गुड्स आपका, जो आपका बाइक है, उसे यूज करने के लिए दे रहे हैं, मतलब उसको यूज करने का राइट ट्रांसफर कर रहे हैं दूसरे बंदे को जिससे आपने कंसिडरेशन लिया है। इसका मतलब है यहाँ पे राइट आपने ट्रांसफर कर दी, तो राइट ट्रांसफर कर दी मतलब वो क्या ऑनर हो गया क्या, जो अभी यूज कर रहा है गुड्स को? नहीं, वो ऑनर नहीं हुआ, क्योंकि ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है, सिर्फ यूज करने का राइट ट्रांसफर हुआ है। पहले आप यूज कर रहे थे, अभी वो यूज करेगा क्योंकि उसने कंसिडरेशन दिया है। तो ये जो प्रोविजन है ये भी सप्लाई ऑफ गुड्स के अंडर आता है, सॉरी सप्लाई ऑफ सर्विसेज के अंदर आता है ये, क्योंकि यहाँ पे गुड्स ट्रांसफर नहीं हुआ है, यहाँ पे उसने सिर्फ यूज करने के राइट को ट्रांसफर करा है। इसके लिए ये जो है प्रोविजन ये सप्लाई ऑफ सर्विसेज के अंदर आता है। ओके, थर्ड देखिए प्रोविजन क्या है, ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स अंडर एन एग्रीमेंट स्टेटिंग दैट गुड्स विल पास एट अ फ्यूचर डेट आफ्टर पेइंग फुल कंसिडरेशन।
फुल कंसिडरेशन एंड आपको दो चार चीजों पे ध्यान देना है। देखिए यहाँ पे फ्यूचर डेट, फुल कंसिडरेशन। अब यहाँ पे क्या बोला है, जो ट्रांसफर हो रहा है टाइटल ऑफ गुड्स, देखो जो टाइटल है गुड्स का वो ट्रांसफर तो हो रहा है, बट कब ट्रांसफर हो रहा है, जब फुल पेमेंट हो जाएगा, जो फुल कंसिडरेशन का पेमेंट हो जाएगा तो वो फ्यूचर डेट पे वो ट्रांसफर होगा। अब आपने पिछले अपने जो भी सेमेस्टर में आपने सीखा रहेगा हायर परचेस का कंसेप्ट, ओके, हायर परचेस का कंसेप्ट आपने सीखा रहेगा। उसमें क्या होता था कि अभी फिलहाल के लिए हम गुड्स को यूज करते थे एंड इंस्टॉलमेंट में उसका अमाउंट जो है कंसिडरेशन पे करते रहते थे, और देन जब वो फुल कंसिडरेशन पे हो जाता था वो गुड्स के ऑनर हम हो जाते थे, उसका जो टाइटल है वो हमें ट्रांसफर हो जाता था। सेम एज वैसा का वैसा ही ये है, ये जो डील है वैसी है कि यहाँ पे जो गुड्स की जो टाइटल है, जो ऑनरशिप है वो ट्रांसफर हो जाएगी जब फुल पेमेंट हो जाएगा, कंसिडरेशन का फुल पेमेंट हो जाएगा इन अ फ्यूचर डेट, ओके। तो ये जो है ये प्रोविजन है, इसमें यहाँ पे टाइटल ऑफ गुड्स ट्रांसफर होने वाला है इन फ्यूचर डेट। तो ये भी है फर्स्ट वाले की तरह, इसका भी जो है ये भी सप्लाई ऑफ गुड्स के अंडर आता है। ये हमने ट्रांसफर के तीन प्रोविजंस देख लिए हैं। टाइटल ऑफ गुड्स ट्रांसफर हुआ, यहाँ पे उसकी राइट ट्रांसफर हुई, यहाँ पे टाइटल ऑफ गुड्स इन फ्यूचर डेट ट्रांसफर हुआ, ओके। नेक्स्ट देखिए सेकंड केस में लैंड एंड बिल्डिंग, ओके। लैंड एंड बिल्डिंग इसका मतलब क्या है, देखिए जरा ध्यान से। फर्स्ट प्रोविजन इसका क्या है, लीज, रेंट, टेनेंसी, एजमेंट, लाइसेंस टू ऑक्यूपाई लैंड। इट मीन्स देखिए यहाँ पे लीज रेंट यानी कि हमने मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए कि आपने अपना लैंड जो है वो रेंटल बेसिस पे दे रखा है, ओके। आपने रेंट पे दे रखा है उसे, तो आप जो है वो लैंड की ओनरशिप ट्रांसफर कर रहे हैं क्या, नहीं। आपने वो लैंड को जस्ट यूज करने के लिए आपने रेंट बेसिस पे या फिर आपने उसका लाइसेंस दे रखा है, ठीक है। आपने उसे रेंटल बेसिस पे या उसका लाइसेंस दे रखा है जो भी, ठीक है। तो वो जो है वो उसका ऑनर नहीं हो जाएगा, उसको यूज करने वाला उसका ऑनर नहीं हो जाएगा, ओके। तो ऑनर नहीं होगा, इसके लिए यहाँ पे अगर वो ऑनर हो जाता, ऑनरशिप ट्रांसफर होती, तो ये जो है ये भी सप्लाई अंडर गुड्स के सप्लाई ऑफ गुड्स के अंडर आता था। बट यहाँ पे ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं हो रही, यहाँ पे बस यूज करने का राइट दे रहे हैं, इसकी वजह से ये जो है वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज के अंडर आएगा। सेकंड वाला प्रोविजन देखिए, लीज और लेटिंग आउट एनी बिल्डिंग ऑफ फॉर बिजनेस और कमर्शियल पर्पस। बिल्डिंग कैन बी कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और रेसिडेंशियल। यहाँ पे बोला है कि आपने समझ लीजिए आपकी एक बिल्डिंग है, देखिए ये कंसेप्ट समझते समझते हमारे पास क्या क्या आ जा रहा है, हमारे पास लैंड आ जा रहा है, हमारे पास बिल्डिंग आ जा रहा है, वाह वाह। देखिए तो बिल्डिंग आपके पास, मान लीजिए आपके पास बिल्डिंग है एंड आपकी जो बिल्डिंग है उसमें उसका सम पार्ट यूज हो रहा है रेसिडेंशियल पर्पस के लिए, मतलब लोग रह रहे हैं, एंड सम पार्ट आपने कुछ रेंटल बेसिस पे दे रखा है एंड उसका कुछ पार्ट आपने कमर्शियल पर्पस के लिए यूज करा है, ओके। तो यहाँ पे जो तीनों चीजें हैं आपने सब यहाँ पे क्या अपनी ऑनरशिप ट्रांसफर कर दी है क्या, आपने नहीं, आपने अपनी ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं करी है। इसकी वजह से ये भी सेम इसकी तरह जो पहला वाला प्रोविजन था इसका उसकी तरह ये भी किसके अंदर आता है, सप्लाई ऑफ सर्विसेज के अंदर आता है ये भी प्रोविजन, ओके। फर्स्ट हमने ट्रांसफर देखा, सेकंड हमने लैंड एंड बिल्डिंग देखा, ठीक है। अब थर्ड प्रोविजन, थर्ड वाला केस हमारा देखिए क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ प्रोसेस। क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ प्रोसेस। इसका देखिए क्या है, एनी ट्रीटमेंट और प्रोसेस अप्लाइड टू अनदर पर्सन्स गुड, फॉर इंस्टेंट जॉब वर्कर प्रोसेसिंग गुड्स। इट मीन्स क्या है, देखिए मान लीजिए आप एक पर्सन है, आप एक मैन्युफैक्चरर है, ओके। अब आप मैन्युफैक्चरर बन जाइए, तो आपकी कंपनी है, आपकी प्रोडक्शन का, आप गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हो, कुछ प्रोड्यूस कर रहे हो, तो उसके लिए आप प्रोड्यूस करके डायरेक्ट सेल कर दोगे क्या, समझ लो आपकी पार्ले बिस्किट की कंपनी है एंड पार्ले आप ऐसे प्रोड्यूस कर रहे हो वो बिस्किट एंड आप ऐसे सेल करोगे क्या, एक एक बिस्किट नहीं, उसको पैकिंग करना पड़ेगा ना, उसको पैकिंग वगैरह वगैरह सब कुछ करना पड़ता है। तो मान लीजिए आपने मैन्युफैक्चर किया बिस्किट, लेकिन आपने पैकिंग के लिए आपने किसी और के पास, मिस्टर बी के पास भेजा, ओके। आपने मिस्टर बी के पास भेजा, मिस्टर बी अब क्या करेगा, उसको पैकिंग करेगा, लेकिन वो ऐसे ही पैक करेगा कि नहीं, उसके लिए वो कंसीडरेशन लेगा, ओके। तो वो कंसिडरेशन के बदले वो जो टैक्स पे करेगा फिर, तो वो भी ये जो है ये कंसेप्ट जो है हमारा वो भी ट्रीट होगा अंडर सर्विस, ठीक है। ये भी सप्लाई ऑफ सर्विस के अंदर ही ट्रीट होगा। वो क्यों,
क्योंकि यहाँ पे वो गुड्स जो पैकिंग कर रहा है उसका हो जा रहा है क्या, ये गुड्स नहीं, वो सिर्फ पैक करके उसको रिटर्न देने का है ना, वो कंसिडरेशन ले रहा है ना उसके बदले। तो इसके लिए ये जो है ये वाला प्रोविजन में भी सप्लाई ऑफ सर्विसेज के अंडर आता है। तो हमने तीन यहाँ पे देखे, तीन केस देख लिए, ट्रांसफर, लैंड एंड बिल्डिंग एंड ट्रीटमेंट ऑफ प्रोसेस का। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। देखिए फोर्थ वाला क्या है, ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स। क्या है, ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स। इसमें तीन प्रोविजन है, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए फर्स्ट वाला क्या है, बिजनेस एसेट ट्रांसफर और डिस्पोज ऑफ बाय द ऑनर इररिस्पेक्टिव ऑफ कंसीडरेशन। इट मींस देखिए यहाँ पे जो है बिजनेस एसेट को ट्रांसफर कर रहा है, डिस्पोज कर दिया मतलब हमेशा के लिए ट्रांसफर कर दिया। ओके, यहाँ पे जो ऑनर है वो ऑनर ही चेंज कर दिया गया है, ऑनरशिप यहाँ पे ट्रांसफर हो जा रही है, हमेशा के लिए हो जा रहा है ट्रांसफर। जैसा यहाँ पे फर्स्ट वाले केस में हमने देखा, ट्रांसफर कर दिया है, टाइटल ऑफ गुड्स ट्रांसफर कर दिया, लेकिन यहाँ पे क्या है, गुड्स ट्रांसफर कर दिया, वो पर्सनल भी हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे पर्सनल एसेट को भी ट्रांसफर कर सकते हैं, बट यहाँ पे जो है बिजनेस एसेट का यूज करा है, पर्सनल नहीं, बिजनेस एसेट को ट्रांसफर कर रहा है, हमेशा के लिए ट्रांसफर कर रहा है। इसके लिए ये जो प्रोविजन है वो सप्लाई अंडर गुड्स के सप्लाई ऑफ गुड्स के अंडर आएगा। ओके, नेक्स्ट वाला देखिए, सेकंड वाला पॉइंट क्या है, द ऑनर यूजिंग बिजनेस एसेट फॉर पर्सनल पर्पस अदर देन बिजनेस। ऑनर जो है वो बिजनेस का एसेट यूज कर रहा है, ठीक है, ये तो गलत बात है, लेकिन देखिए बिजनेस का एसेट वो पर्सनल पर्पस के लिए कर रहा है, मतलब देखिए क्या हो गया यहाँ पे भी, वो ये जो कंसेप्ट है, ये प्रोविजन है, वो भी सप्लाई अंडर जीएसटी का, सॉरी सप्लाई ऑफ सर्विसेज के अंदर आएगा। ओके, थर्ड वाला क्या है, इफ द टैक्स पेयर सीजेस टू बी अ टैक्सेबल पर्सन देन asset will be assumed to be supplied by him in the course of business before he ceases to be a taxable person. However, this rule will not be applicable when the business is transferred as going concern to another person or the business is carried out by a personal representative who is a taxable person. इतना सब लिखा हुआ है, बट इसका मीनिंग क्या होता है कि समझ लीजिए कोई टैक्सेबल पर्सन है जो रजिस्टर्ड है टैक्स पे करने के लिए, तो वो पर्सन जो है अपना जो बिजनेस है, जो उसका कोर्स इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, मतलब उसके बिजनेस में वो उसका बिजनेस का जो एसेट है वो कुछ वो सेल करने पे आ रहा है और जो सीज कर रहा है उसका, एंड वो क्यों कर रहा है, वो बंद कर रहा है क्या उसके बिजनेस को, नहीं वो बंद नहीं कर रहा है। अगर वो बंद करता तो ये जो है ये एप्लीकेबल ही नहीं होता था इसके अंदर, बट वो बंद नहीं कर रहा है, उसके अंदर कुछ ग्रोथ आ रहा है, कुछ तो भी उसके अंदर उन लोग चेंजेस ला रहे हैं, या कुछ ऐसा मर्जिंग का काम हो रहा है, या कुछ तो हो रहा है, अमालगमेशन है या कुछ तो हो रहा है, बट बिजनेस बंद नहीं हो रहा है। तो इसके वजह से उन थोड़ा चेंजेस जो आ रहे हैं उसके बिजनेस में, उसकी वजह से जो है उसका एसेट है वो सप्लाई कर रहा है, ठीक है, वो उसका एसेट सप्लाई कर दे रहा है। बट ये जो रूल है ये एक्सेप्शन भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे एक्सेप्शन केस क्या है इसका, कि वो जो बिजनेस है वो गोइंग कंसर्न होना चाहिए। ये जो हमने ऊपर देखा कि वो अपने जो एसेट को सप्लाई कर दे रहा है, सप्लाइड कर दे रहा है क्योंकि अपने बिजनेस में कुछ चेंजेस ला रहा है, देन ये जो केस है वो अपना ये सप्लाई ऑफ गुड्स के अंडर ही आता है। बट ये जो सप्लाई ऑफ गुड्स है तो वो एक एक्सेप्शन केस भी है इसके अंदर, अगर वो गोइंग कंसर्न नहीं है तो ये सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं रहेगा, ये सप्लाई ऑफ सर्विसेज हो जाएगा। बट अगर वो गोइंग कंसर्न है मतलब कंपनी चलने वाली है आगे, तो इसलिए इसका जो है ये प्रोविजन किसके अंडर में आता है, सप्लाई ऑफ गुड्स के अंडर में आता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे फिफ्थ वाला केस क्या है, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी कि जो प्रॉपर्टी मूव नहीं कर सकते, लाइक बिल्डिंग एंड लैंड, ये सब इमूवेबल प्रॉपर्टी है। देखिए क्या है यहाँ पे इसका प्रोविजन, रेंटिंग आउट एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्सेप्ट रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी एज इट इज एग्जेम्प्ट अंडर जीएसटी। इसका मतलब क्या है, देखिए इमूवेबल प्रॉपर्टी सिंपल सा मीनिंग है इसका, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। इमूवेबल प्रॉपर्टी की जो है आप उसकी समझ लीजिए, आप उसका जो ऑनरशिप है वो ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं, उसे यूज करने के लिए रेंटल बेसिस पे दे रहे हैं, लीज पे दे रहे हैं, ठीक है, तो उसकी ऑनरशिप आप ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं, तो इसकी वजह से वो गुड्स नहीं हुआ। मतलब देखिए
आपने पढ़ा रहेगा गुड्स का डेफिनेशन में, इसलिए आपको बोल रही हूँ पिछले अपनी लास्ट वीडियो देखने के लिए, क्योंकि सारे कंसेप्ट यूज में आने वाले हैं, हम धीरे धीरे सीखते जाएंगे तो सब बीच में यूज आता है, ठीक है। कुछ भी कंसेप्ट छूटा तो आपको डिफिकल्टी हो सकती है कंसेप्ट को समझने में, इसलिए बोल रही हूँ मैं। सारी लास्ट इसके पहले की जो पार्ट वीडियो है वो सब आप देख सकते हैं। देखिए उसके अंदर इंपॉर्टेंट डेफिनेशन वाली वीडियो में हमने देखा था कि इमूवेबल प्रॉपर्टी ये जो है गुड्स के डेफिनेशन में इन्वॉल्व नहीं होता है। गुड्स के डेफिनेशन जो अंडर जीएसटी लॉ के हिसाब से बताया गया उसमें इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। तो जब इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो एक्सेप्शन केस है उसके अंदर, इसके लिए ये जो तो ये प्रोविजन है, तो ये प्रोविजन सप्लाई ऑफ सर्विसेज के अंडर आएगा, गुड्स के अंडर नहीं आएगा। ओके, आई होप यहाँ तक आपको समझा हो। तो कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट केस हमारा क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग इंटेंडेड फॉर सेल। कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग इंटेंडेड फॉर सेल, यहाँ पे बिल्डिंग को कंस्ट्रक्शन चल रहा है और उसे सेल करने के लिए लगा रहे। देखिए एनी कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग इंक्लूडिंग कॉम्प्लेक्स दैट इज इंटेंडेड फॉर सेल टू द बायर होली और पार्शली एक्सेप्ट where the entire consideration has been received after completion certificate is issued or after its first occupation whichever is earlier। यहाँ पे क्या बोला है, मान लीजिए एक बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग में आपको फ्लैट लेना है, रूम लेना है, तो वो रूम आपको कैसे, वो क्या बोलेगा कि बस आपका रूम बुक हो गया चलेगा, नहीं, वो आपसे डिपॉजिट लेगा, ठीक है। और वो बिल्डिंग अभी बन ही रही है, ओके, बन रही है, पूरा बन के नहीं हुआ है, उसको कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिला है। जो इसकी मतलब जहाँ से जो अथॉरिटी रहती है जिनको कंप्लीशन सर्टिफिकेट देने का, उनसे नहीं मिला है उसे अभी तक कंप्लीशन सर्टिफिकेट, तो बिल्डिंग अभी बन ही रही है। तो आप जो पेमेंट करेंगे, पार्शली पेमेंट करेंगे, तो वो किसके अंडर आता है, वो सप्लाई ऑफ सर्विस के अंडर आएगा, क्योंकि आपने अभी तक बिल्डिंग खरीदा नहीं है, उसके अंदर आपने कुछ पेमेंट करा है और वो बिल्डिंग अभी तक प्रिपेयर रेडी नहीं हुआ है। अगर वो रेडी हो जाता बिल्डिंग, तो आप वो मतलब आप अगर रेडी हो बिल्डिंग तो आप गुड्स परचेस कर रहे हैं ऐसा मान लीजिए, बट वो रेडी नहीं है अभी बिल्डिंग, इसके लिए आप अभी पार्ट पेमेंट भी करेंगे तो बिल्डिंग रेडी नहीं होने की वजह से वो आपने परचेस नहीं करा ऐसा माना जाएगा। क्योंकि अगर एक एक्सेप्शन केस भी है इसके अंदर, अगर वो बिल्डिंग रेडी होता है तो ये वाला जो केस है ये इसके अंदर अप्लाइड ही नहीं होगा, इसलिए बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन चालू रहना चाहिए, वो रेडी बिल्डिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये वाला जो प्रोविजन है अपना वो आता है सप्लाई ऑफ सर्विस के अंडर में, और जो हम पे करते हैं उसके बदले में हमें जीएसटी पे करना पड़ता है। जो हम कंसिडरेशन पे करते हैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में फ्लैट लेते वक्त, तो उसके लिए फिर हमें जीएसटी पे करना पड़ता है। और इसका एक्सेप्शन केस है कि जो पहले से ही रेडी है बिल्डिंग, तो उसमें ये जो रूल है वो फॉलो नहीं होता है। नेक्स्ट देखिए हमारा 7th वाला क्या है, टेम्पररी ट्रांसफर और परमिटिंग टू द यूज और एंजॉयमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इसका मतलब क्या है, टेम्पररी ट्रांसफर मतलब कुछ टाइम के लिए, टेम्पररी कुछ टाइम के लिए ट्रांसफर, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है उसका परमिट ट्रांसफर करना, मतलब टेम्पररी कुछ टाइम के लिए ट्रांसफर करना, हमेशा के लिए नहीं, लाइफ टाइम के लिए नहीं। इसके लिए ये अगर लाइफ टाइम के लिए होता है तो ये सप्लाई ऑफ गुड्स हो जाता है, बट यहाँ पे टेम्पररी है इसके लिए सप्लाई ऑफ सर्विस रहेगा। 8 वाला क्या है, डेवलपमेंट, डिजाइन, प्रोग्रामिंग, कस्टमाइजेशन, एडेप्टेशन, अपग्रेडेशन, एनहांसमेंट, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर। इसका मतलब क्या है, देखिए डेवलपमेंट करना, डिजाइन करना, प्रोग्रामिंग करना, ठीक है, कुछ तो अपग्रेड करना, कुछ तो नया लाना, कुछ तो उसके अंदर सुधार करना, कुछ डेवलप करना, किसमें, आईटी सॉफ्टवेयर में, दैट इज इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर में। तो ये भी किसके अंदर आता है, सप्लाई ऑफ सर्विस के अंदर आता है। देखिए नेक्स्ट क्या है, एग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट और टू टॉलरेट एन एक्ट और अ सिचुएशन एंड टू डू सम एक्ट विथ कंसिडरेशन। अब मान लीजिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि कोई काम करना कंसिडरेशन लेके, ओके। अब आपने किसी को कोई काम करने के लिए दिया बट उसके बदले में वो कंसिडरेशन ले रहा है, तो और कुछ है क्या, मतलब ओनरशिप वगैरह कुछ ट्रांसफर नहीं हो रहा है, बस वो कंसिडरेशन ले रहा है। आपने वो काम करने बोला और इसके लिए वो कंसिडरेशन ले रहा है, आपने वो काम नहीं करने बोला तो उसके लिए भी वो कंसिडरेशन ले रहा है, मतलब आपकी बात तो सुन रहा है और आपसे कंसिडरेशन ले रहा है, तो ये सप्लाई ऑफ सर्विस के अंडर आता है ये वाला प्रोविजन। नेक्स्ट देखिए, ट्रांसफर ऑफ द राइट्स टू यूज एनी गुड्स फॉर एनी पर्पस फॉर अ कंसिडरेशन।
देखिए यहाँ पे जो राइट है, गुड्स का यूज़ करने का राइट ट्रांसफ़र हो रहा है, ऑनरशिप ट्रांसफ़र नहीं हो रही है, इसलिए ये सप्लाई ऑफ सर्विस के अंडर आता है। आपने किसी को अपना जो गुड्स है उससे यूज़ करने का राइट दिया, बट उसको ऑनरशिप नहीं ट्रांसफ़र कर दिया कि हाँ तू यूज़ कर रहा है तो तू ओनर है ये गुड्स का, नहीं, आपने बस राइट दिया है ना उसे यूज़ करने का। इसके लिए यहाँ पे जो है सप्लाई ऑफ सर्विस के अंडर ये वाला कंसेप्ट आता है। नेक्स्ट देखिए, सप्लाई ऑफ गुड्स बाय एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ अ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल टू अ मेंबर फॉर कंसिडरेशन और डिफर्ड पेमेंट। यहाँ पे देखिए जो एओपी है और बीओआई, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, कुछ 4-5 लोग मिलकर एक एसोसिएशन बनाते हैं एंड काम करते हैं एक दूसरे के लिए। कैसे? ऐसे ही क्या, मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है क्या? नहीं, वो किस लिए कंसिडरेशन लेते हैं उसके बदले में, ठीक है, कंसिडरेशन के लिए वो काम करते हैं एक दूसरे के लिए, तो ये भी सप्लाई ऑफ गुड्स के अंदर आएगा, ये सप्लाई ऑफ गुड्स के अंदर आएगा, ठीक है। अब देखिए लास्ट पॉइंट हमारा क्या है, कंपोजिट सप्लाई। कंपोजिट सप्लाई मतलब क्या होता है गाइस, देखिए ये थोड़ा सा लेंदी कंसेप्ट है, बट इसको हम एक डिटेल में, मतलब डिटेल में इसकी वीडियो में हम समझेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं जस्ट अभी के लिए कि कंपोजिट सप्लाई यानी कि सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टुगेदर में सप्लाई हो। फॉर एग्जाम्पल आपने टीवी खरीदा एंड टीवी के साथ आपको वारंटी मिली, तो टीवी आपका गुड्स हो गया एंड वारंटी उसकी सर्विसेज हो गई, तो इसके लिए वो कंपोजिट सप्लाई हो गया, ठीक है। हम उसे अलग अलग इंडिविजुअली नहीं खरीद सकते हैं कि हाँ आप 100 रुपये दे के वारंटी खरीद लो एंड 15,000 दे के आप जो भी आपका टीवी खरीद लो, तो ऐसा होगा क्या? नहीं होगा, वो दोनों साथ में आते, टुगेदर आते, ठीक है। इसके लिए वो कंपोजिट सप्लाई हो गया। तो ये जो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट और यहाँ पे फूड और ड्रिंक्स इन लियो ऑफ कंसिडरेशन नॉट इंक्लूडिंग अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजप्शन, ये जो है, ठीक है, ये दोनों जो अपना प्रोविजन है, ये दोनों प्रोविजन भी सप्लाई ऑफ सर्विसेज के अंडर ही आते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको सारा कंसेप्ट अच्छे से समझा होगा एंड फिर एक क्विक रिकैप ले लेते हैं हम लोग क्या क्या हमने किया। ट्रांसफ़र में देखिए हमने देखा कि यहाँ पे टाइटल गुड्स ट्रांसफ़र होता है, यहाँ पे राइट सिर्फ यूज़ का ट्रांसफ़र होता है और यहाँ पे टाइटल ट्रांसफ़र होता है लेकिन इन फ्यूचर डेट। एंड यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग के लिए, यहाँ पे लीज रेंट के लिए एंड यहाँ पे लीज रेंट एंड कमर्शियल पर्पज़ के लिए वो दिया है। और नेक्स्ट हमारे ट्रीटमेंट ऑफ प्रोसेस, यानी कि हमने कुछ वर्क करने के लिए दिया हुआ है एंड उसके बदले हम कंसिडरेशन पे कर रहे हैं। फोर्थ वाला ट्रांसफर ऑफ अ बिजनेस एसेट, यानी कि बिजनेस का एसेट यहाँ पे ट्रांसफर करा है हमेशा के लिए। यहाँ पे सिर्फ उसका जो बिजनेस एसेट का ऑनर जो है वो पर्सनल यूज के लिए यूज कर रहा है वो एसेट, और यहाँ पे टैक्स पेयर जो टैक्सेबल पर्सन है वो सप्लाई कर रहा है अपने एसेट को, बट वो कुछ चेंजेस लाने के लिए, अपने प्रोसेस में चेंजेस लाने के लिए, किसी चीज़ में चेंजेस लाने के लिए। फोर्थ वाला देखिए क्या था, इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड था। फिफ्थ वाला कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड था कि कंस्ट्रक्शन अगर पूरा नहीं हुआ है तो आप जो पे करेंगे वो उसमें से जीएसटी के लिए एप्लीकेबल हुआ, बट कैसा एक्सेप्शन केस क्या था, अगर कंस्ट्रक्शन हो गया बिल्डिंग का, बिल्डिंग पूरी रेडी है तो ये इसके अंदर ये एप्लीकेबल नहीं होगा। एंड नेक्स्ट देखिए क्या है, यहाँ पे टेम्पररी ट्रांसफ़र होना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का, यहाँ पे है इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर में डेवलपमेंट, डिज़ाइन और प्रोग्रामिंग करना। नाइन्थ है कि टू डू सम एक्ट विथ कंसिडरेशन, ठीक है। एंड टेंथ में 10 वाला क्या है कि ट्रांसफ़र राइट ट्रांसफ़र होना विथ कंसिडरेशन, कंसिडरेशन लेके जो राइट है वो ट्रांसफ़र करना, यूज़ करने का राइट, ओके, नॉट उसका यूज़ करने का राइट, सिर्फ उसका ऑनरशिप नहीं। एंड 11 वाला क्या है कि यहाँ पे एओपी और बीओआई मिलकर कंसिडरेशन लेकर वो एक दूसरे की ऑर्गेनाइजेशन बना के एक दूसरे की हेल्प करना। एंड कंपोजिट सप्लाई में वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट्स और यहाँ पे कंसिडरेशन लेके नॉट इंक्लूडिंग अल्कोहल, ये एक्सेप्शन कैसे, अल्कोहल वगैरह नहीं इसके अंदर इंक्लूड होता है, लेकिन यहाँ पे सप्लाई ऑफ सर्विस रिलेटेड टू फूड और ड्रिंक्स, ठीक है, ये लाइक होटल का एग्जांपल है। तो ये सारा कुछ हमने देखा एंड आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया रहेगा। एंड आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलिए, और ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।